हेलो गाइस, कैसे आप सभी। सेल मेम्ब्रेन सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन यही बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अगर आपको सेल मेम्ब्रेन समझ में नहीं आएगा तो आप पूरा सेल चैप्टर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि सेल के अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, कौन बाहर आएगा और कौन बाहर नहीं आएगा। तो आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस 20 मिनट की वीडियो में हम आपको पूरा सेल मेम्ब्रेन पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ाएंगे कि आप आगे किसी भी एग्जाम में नहीं फंसेंगे। क्योंकि एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप क्लास 9 में हैं, तो अगर आप 9 के एग्जाम दे रहे हैं, हाफ ईयरली या एनुअल का, तो सेल मेम्ब्रेन का 4 से 5 नंबर का सवाल जरूर से जरूर पूछता है। तो आज मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप पूरे जीवन में सेल मेम्ब्रेन नहीं भूलेंगे। तो चलिए आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जब कोशिका है, कोशिका, तो हम यहाँ पर डायग्राम बता रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे अपने किताब में, तो कोशिका का स्ट्रक्चर कुछ दिया जाता है, चौकोर में दिया जाता है, गोल में दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोशिका अगर आपको डायग्राम बनाने को दे दिया जाएगा तो आप वैसे ही बनाए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कोशिका में क्या क्या होता है। बाकी कोशिका का कोई आकार नहीं होता है, बस आप ये ध्यान रखिए कि कोशिका का कोई आकार नहीं होता है। कोशिका को हम किसी भी आकार में बना सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया, तो मैंने सर्कल शेप में ले लिया, तो अब हम इसी में कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए, जो कोशिका है ये हमारा क्या है, सेल। ये हमारा है सेल। अब सेल का ये जो हमें सर्कल वाला शेप दिख रहा है, इसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या इसे कोशिका 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 झिल्ली भी कहते हैं। तो हमें पहले क्या पढ़ना है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, पीएम या सीएम। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा पीएम, ये हो जाएगा सीएम। तो अब पीएम जो है ये है प्लाज्मा झिल्ली, और इसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। अब इसका इंग्लिश में से क्या कहते हैं, इसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कितनी बार समझ में आ गई। अब देखिए, ये हमारा सेल यानी हमारी कोशिका। अब कोशिका के बाद ये आपको जितने भी दिख रहे हैं, ये जो अंदर का सर्कल है, अभी सर्कल में आपको यहाँ पर एक ऐसा कुछ, मतलब सेंटर पॉइंट में आपको कुछ ऐसा बिंदु जैसा दिखता होगा, मतलब ऐसे आपको गोला जैसा दिख रहा होगा। इसे कहते हैं केंद्र, इंग्लिश में न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है और ये जो प्लाज्मा झिल्ली है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा झिल्ली है, अब इसके अंतर्गत जितने भी आपको साइटोप्लाज्म दिखेंगे, तो इसी को कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। अब इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारा राइबोसोम, क्रोमोसोम, ये सब पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत सेल के इस कोशिका द्रव्य के भाग में पाए जाते हैं। तो अब हमें कुल जो कोशिका का स्ट्रक्चर है उसमें हमें यही 3 चीजें पढ़नी है। पहला प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, दूसरा हमें कोशिका द्रव्य पढ़ना है, और तीसरा और सबसे आखिरी है केंद्र। अगर आप इन तीनों को पढ़ लेंगे तो आप यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि अगर आप इसे नहीं जानेंगे तो यानी आप सेल के बारे में अभी नहीं जाने कुछ। तो अब हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, हम प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं प्लाज्मा झिल्ली। तो अब हम
आपको प्लाज्मा यानी कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ाया है। ये पहला स्तर है, ये फर्स्ट स्तर होता है किसका? कोशिका का। कोशिका का सबसे बाहरी ऑर्डर जो होता है अभी उसे प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन आपको दोनों समझना है, यानी आपको कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों नाम से समझना है। इसलिए मैंने मतलब इसके अक्षर में डिफरेंस कर दिया है, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली। तो अब जानेंगे कि जो प्लाज्मा झिल्ली होता है ये कितनी मतलब इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? इसकी जो मोटाई होती है, इसकी मोटाई होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई जो होती है वो 0.0000075 सेंटीमीटर की होती है। ये है इसकी मोटाई, यह है इसकी मोटाई। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी मोटाई होती है 0.0000075 सेंटीमीटर की होती है। इंग्लिश में 0.0000075 सेंटीमीटर इतनी इसकी क्या होती है? मोटाई होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल इतनी ही होती है, इतनी ही होती है। समझ में आया? अब देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसका काम क्या होता है। अब हम इसके वर्क के बारे में जानेंगे, इसके वर्क बारे में। अब देखते हैं इसके वर्क के बारे में कि इसका वर्क है क्या। तो अब देखते हैं इसके वर्क के बारे में, इसके प्लाज्मा झिल्ली के वर्क के बारे में। अब देखिए प्लाज्मा जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली अब जो इसका वर्क है, इसका वर्क होता है जो बाहरी पर्यावरण रहता है उससे कोशिका को सुरक्षित करना। ये इसका पहला वर्क होता है। पहला वर्क इसका बाहरी पर्यावरण से सुरक्षा, बाहरी पर्यावरण से इसका सुरक्षा होता है। किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है कोशिका का बाहरी पर्यावरण से सुरक्षा करता है। ये इसका पहला वर्क होता है। पहला वर्क इतना अब हम देख रहे हैं कि इसकी जो दूसरी क्वालिटी, इसका जो वर्क है दूसरा वो क्या है, अब हम इसको देखने जा रहे हैं। तो इसका दूसरा वर्क है जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी बाहरी झिल्ली है कोशिका का। हमने देखा था कोशिका की बाहरी झिल्ली को कैसे दिख रहा था, वो कैसे दिख रहा था, कुछ इस टाइप का था। अब इसके यहाँ पर एकदम बाहरी पे था। ये है इसका वर्क। अब थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को और डिफाइन कर लेते हैं, इसके वर्क में ही आता है। देखिए ये जो प्लाज्मा झिल्ली होता है इसके 3 लेयर होते हैं, इसके 3 लेयर होते हैं। इसके कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। 3 लेयर कौन कौन से होते हैं? जो 2 लेयर होते हैं, जो 2 लेयर होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं। जो इनकी 2 लेयर हैं वो एक ही जैसे दिखते हैं, इसकी जो 2 लेयर है। और जो इसका तीसरा लेयर होता है वो सबसे बाहरी लेयर होता है और वो मृत कोशिका से बना होता है। ये जानना जरूरी है कि जो इसकी बाहरी लेयर होती है प्लाज्मा झिल्ली की वो मृत कोशिका से बना होता है, मृत कोशिका होता है, यानी डेड सेल से बनते हैं। डेड सेल से बनते हैं कौन सा? तीसरे झिल्ली जो होती है, जो इसकी तीसरी लेयर होती है। इसकी जो तीनों लेयर हैं इसकी तीनों लेयर है 1, 2 और ये 3। तो ये दोनों सेम है, लेकिन जो तीसरी लेयर है वो डेड सेल है। डेड सेल होती है। और साथ ही साथ ये ऐसी मतलब बाहरी वाली ऐसी लेयर है जो कि इसको एक भी कांटेक्ट नहीं करने देती है, एक प्रसार से भी से कांटेक्ट नहीं करने देती है। क्योंकि कोशिका में अगर कोई बाहरी पर्यावरण, कोई नुकसानदायक पर्यावरण चला जाता है तो सेल
को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है, जिससे और भी उसके जो आस पास के सेल होते हैं वो भी खराब हो जाता है और एक भयानक बीमारी का रूप ले सकते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये जो बाहरी लेयर होती है वो इतनी कठोर भी होती है कि ये ना ही किसी को आने जाने की नहीं देगी, इतना समझना। और ये जो इन दोनों से है उससे दुगना ही मोटा होता है। यानी अगर इसकी पटाखों की बात की जाए तो ये पूरा 50 अकेले है, बाकी इसकी 15 है वो 7-7 सेंटीमीटर के अलग अलग है, बाकी 50 ही खुल लेता है, इतनी इसकी मोटाई होती है। इतना समझ में आया। तो अब हम इसका जो दूसरा कार्य क्या है, अब इसी से निकल के आता है बाहरी जो मतलब जो बाहरी पर्यावरण में जितने भी कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, उन सब सुरक्षा, यानी बाहरी जीवाणुओं से को रोकना, बाहरी जीवाणु को। अब ये है दूसरा फीचर। अब तीसरी फीचर जो है उसको जानने से पहले आपको जानना है कि ये प्लाज्मा ये होता है ना, तो इसका एक और नाम है, जिसका नाम है सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका नाम है सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी कार्य में ही आता है। अब ऐसे क्यों कहा जा रहा है, यानी इसको होता है सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे क्यों कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि ये जो होता है हमारा प्लाज्मा झिल्ली, ये कुछ लोगों को आने देता है और कुछ लोगों को जाने देता है। इसकी मर्जी के बिना ना इसके अंदर कोई आ सकता है ना इसके अंदर कोई जा सकता है। ये सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन ये सबको आने और जाने नहीं देगा, ये कुछ को आने देगा और कुछ को जाने देता है। अब ये कैसे आने देता है, कैसे जाने देता है, ये जानना जरूरी है। तो ये बाहरी जो, अब इसका कार्य तीसरा है, ये लंबा हो जाएगा लेकिन मैं इसको बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। तीसरा कार्य जो होता है इसका, ये किसी भी मतलब किसी पदार्थ को अंदर आने व बाहर जाने का जो मतलब है वो सेलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली का तीसरा लेयर और दूसरे लेयर पे डिपेंड करता है। इतना समझना है, इतना समझना है आपको। अब कैसी प्रक्रिया है, मतलब ये अपने आप हो जाता है? नहीं, ये अपने आप नहीं होता है। इसके दो प्रक्रिया होती हैं, इसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा विसरण और दूसरा होता है परासरण। पहला हमारा होता है विसरण और दूसरा होता है परासरण। अब ये विसरण और परासरण क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं, तो चलिए